आप भी अपने लोन को प्रीपे करके उसके बोझ को हल्का करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं जिनका जवाब आपको जानना चाहिए इससे पहले कि आप ये कदम उठाएं। सवाल नंबर 1 ये उठता है कि क्या आपको फुल पेमेंट करना चाहिए? अगर पैसे इतने हैं कि आपको लग रहा है कि आप पूरे लोन को पहले ही प्रीपे कर देंगे, या फिर पार्शियल पेमेंट कर दें, कुछ ही पैसे आए हैं और पार्शियल पेमेंट से क्या फायदा होगा। साथ ही में ये भी समझना होगा कि इस पर आपको कितनी फीस देनी होगी, और अगर आपके पास है मल्टीपल लोन्स तो कौन सा लोन पहले चुकाया जाए। इन सभी बातों को समझने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग एक्सपर्ट केबी सिंह साहब, स्वागत है आपका मनी 9 में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी के पास शायद किसी निवेश से, बोनस से, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेची हो, कुछ पैसे आ गए हैं और वो अपने लोन को प्रीपे करना चाहते हैं, तो ये कदम आपको सही लगता है? क्या लोन्स को प्रीपे करना चाहिए अगर हमारे पास कुछ गेन्स आ गए हैं उससे? इसके क्या फायदे हैं? किन जरूरी बातों को आप कहते हैं एज अ बैंकर कि आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप ये डिसाइड करें कि लोन को प्रीपे कर दिया जाए? नमस्कार। जो आपका सवाल है कि कब हमें प्रीपे करना चाहिए लोन, तो बेसिकली जब हम लोन लेते हैं उस समय हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज होती है, तभी हम लोन लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास फंड्स आ जाते हैं, लिक्विडिटी आ गई है, तो हमारे जहन में आता है कि हम क्यों ब्याज भरें, क्यों ब्याज दें, तो हम उसको प्रीपे करने की सोचते हैं। तो उसमें प्रीपे करने में क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, जो आपने अमाउंट पड़ी है लोन की, उसको रीपे करने के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं आपके पास के नहीं। दूसरा देखना है कि बैंक कोई प्रीपे चार्जेस लगा रहा है इसके ऊपर कि नहीं। अब प्रीपेड, और तीसरा देखना है कि आपको कितने समय का लोन रहता है। अगर आप प्रीपे नहीं करते तो कितने समय और आपको लोन देना है। अब जो प्रीपेड चार्जेस हैं, आरबीआई की गाइडेंस में बता रहा हूँ अभी कि आरबीआई की गाइडेंस के मुताबिक अगर आपने लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया हुआ है, चाहे वो हाउसिंग लोन है, चाहे और कोई रिटेल लोन है या एमएसएमई लोन है, तो उसके ऊपर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते अगर फ्लोटिंग रेट पे लिया है। और फ्लोटिंग रेट कौन सा होता है? जो आपके बेंचमार्क रेट के साथ, यानी कि रेपो के साथ लिंक किया हुआ है बैंक्स ने, जो आरबीआई का रेपो रेट है उसके साथ लिंक किया हुआ है, उसके ऊपर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते। अब सवाल पैदा होता है कि क्रेडिट हिस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्रेडिट हिस्ट्री जो आपकी सिबिल बनाती है, तो वो तो ये देखती है कि आपकी जो ईएमआई बनी हुई है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं आया। अगर कोई आपका डिफॉल्ट नहीं आया, लेकिन मतलब आपकी सपोज करो 3 साल की ये आपका लोन है, कार लोन है, 3 साल का है, और आपने 36 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं ड्यूली पे की हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आपकी जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है और क्रेडिट हिस्ट्री है, उसमें जो स्कोरिंग आएगी वो बेटर होगी। तो प्रीपेमेंट ऑफ लोन से आपका एक लोन आपने प्रीपे कर दिया, उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो फैक्टर्स यहाँ पे सिंह साहब ने बताए उसमें सबसे पहला तो जरूरी है कि आपके पास पैसा कितना, आप कितनी कीमत जो है वो अदा कर पाएंगे उस लोन की। दूसरा, टेन्योर कितना है लोन का। तीसरा, प्रीपेमेंट चार्ज, तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट जो है वो डिसाइड करेगा कि आपको प्रीपेमेंट शुल्क देना है या नहीं। और सिबिल स्कोर को लेकर इसमें चिंता नहीं करनी होगी, अगर आप ईएमआई अपनी टाइमली दे रहे हैं तो अगर आप प्रीपेमेंट करें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सिंह साहब, अब ये बताइए, जो लोन्स अमूमन लेते हैं लोग, वो होता है, एक होता है होम लोन, कार लोन लेते हैं, या 2 व्हीलर लोन लिया हुआ है, व्हीकल लोन, और पर्सनल लोन। अब तीनों जो है, होम लोन जो है वो बहुत लंबे समय का होता है, कार लोन उससे थोड़ा छोटा समय का होता है। होम लोन तो 15-20 साल का होगा, कार लोन होगा 5 साल का, 4 साल का। पर्सनल लोन और कम समय का हो सकता है, लेकिन ब्याज जो है वो सबसे ज्यादा पर्सनल लोन में है। तो जब लोन खत्म करना कोई चाह रहा है तो कैसे सिलेक्शन करें कि किस लोन का हम पेमेंट करें? हो सकता है मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं हो कि मैं होम लोन का बड़ा हिस्सा पे करूं, तो फिर मैं कैसे डिसाइड करूं कि हाफ पेमेंट कर दूं होम लोन का, या मैं पूरा लोन पहले जो मैं चुका सकती हूं वो चुकाऊं? मैम, ऐसे होता है कि अगर आपने रीपेमेंट करनी ही है और आपके पास तीनों तरह के लोन है, कार लोन भी है, हाउसिंग लोन भी है और आपके पास पर्सनल लोन भी है, तो कौन सा लोन पहले आप चुकता करें? सबसे पहले तो जहन में यही आता है कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको आप रीपे ज़्यादा पहले कर दो, क्योंकि उसको आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ लोन ज़्यादा पड़ रही है, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है उसको आप रीपे कर दो। हाउसिंग लोन में
आपको एक बेनिफिट मिलता है जिसको हम टैक्स बेनिफिट कहते हैं, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि हाउसिंग लोन में जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की जो ईएमआई बनी होती है, वो जितनी ईएमआई हम सालाना देते हैं उसको हमें 80C में जो इंस्टॉलमेंट्स हम पे कर रहे हैं उसकी टैक्स रिबेट मिलती है। और जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसका सेक्शन 80EEA इनकम टैक्स का है, उसमें हमें 80C के ऊपर चल जाता है। जो हमें ब्याज दिया है, हमने ब्याज एक्री हुआ है जो हमारा, उसके ऊपर रिबेट मिलती है। और ये चीजें को ध्यान में रखते हुए आप जो कौन सा लोन पहले पे करना है वो आप इसके डिसीजन ले सकते हैं। और उसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास फंड्स कितने हैं। सपोज करो आपके 3 लोन है, आपके पास फंड्स ही नहीं है किसी लोन को फुली रीपे करने के, तो आप उसको डेफर कर सकते हो, दूसरे लोन को फंड्स के हिसाब से रीपे कर सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा लोन आप पहले रीपे करें। तो फंड्स आपके पास कितने हैं उस आधार पे तो तय होगा ही, लेकिन अगर आपको चुकाना ही है, मल्टीपल लोन है, तो सिंह साहब की सलाह है कि जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है ना, पहले उससे छुटकारा पाइए। अब जब लोन प्रीपेमेंट करते हैं तो 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है कि आप पार्शियल प्रीपेमेंट कीजिए या फुल प्रीपेमेंट कीजिए। तो क्या पार्शियल और फुल पेमेंट के हिसाब से भी इस पर कुछ बैंक मुझसे पेनल्टी या चार्जेस ले सकता है? और एक और डिफरेंस मैं देख रही थी सिंह सर, क्योंकि आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, बैंकर हैं, निजी और सरकारी बैंक के ये जो शुल्क है ना जो वसूले जाते हैं, इनमें बड़ा अंतर भी दिखता है। देखिए ऐसे है कि जो आपने पार्शियल और फुल पेमेंट की रीपेमेंट की बात की है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। अंतर सिर्फ पड़ेगा आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करो आपका 5 लाख का आउटस्टैंडिंग पड़ा है, आपके पास फंड अभी 2 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख रुपया प्रीपे कर देते हो, 3 लाख रुपया रह गया। अब आपका जो इंटरेस्ट है 3 लाख के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, चाहे वो टर्म लोन है। सीसी में तो ये आम होता ही है, ये हम कहते हैं कि सीसी जो है वो रनिंग लोन होता है, लेकिन टर्म लोन में भी जो आउटस्टैंडिंग जब कम हो जाती है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो इंसिडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चार्जेस है वो कम पड़ते हैं। आपके पास लिक्विडिटी है, सफिशिएंट लिक्विडिटी है, तो आप रीपे कर सकते हो लोन को, उसमें कोई प्रीपे चार्जेस नहीं लगेंगे अगर आपने पार्शली रीपे भी कर दिया है। ओके, लेकिन अब मैं जो चार्जेस की बात कर रही थी, एक निजी बैंक और एक सरकारी बैंक, दोनों में बड़ा अंतर नज़र आता है। स्पेशली अगर मैं कार लोन का एग्जांपल उठाऊं तो हमने देखा कि निजी क्षेत्र के बैंक में 6% तक का जो है इस पर प्री पेमेंट चार्ज लिया जा रहा है। ये कितना रीजनेबल है और ये डिफरेंस क्यों फेस करते हैं हम? एक जो लोन लेता है उसको ये काफ़ी, ये जो चार्जेस हैं ये हर लोन पर से ही क्यों नहीं हटा दिया जाए? केवल ऐसा ही क्यों रखा गया है कि भाई अगर आप फ्लोटिंग का लोन जो है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन को प्रीपे करेंगे तो आपको नहीं देना पड़ेगा? देखिए मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो डिफरेंशिएट करती है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में। पहले दूसरा, अगर फिक्स्ड रेट ऑफ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अगर लोन लिया हुआ है तो आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगते, चाहे वो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से लिया हुआ है लोन, चाहे आपने पब्लिक सेक्टर बैंक से लिया हुआ है लोन। ये मैं आरबीआई की गाइडेंस की बात कर रहा हूँ। अगर आपने लोन फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लिया है और रीसेट क्लाज उसमें है, रीसेट क्लाज में जो होता है कि आप 1 साल के बाद उसको रीसेट कर सकते हो लोन को, तब भी कोई चार्जेस नहीं लगने आपके। लेकिन हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो हाउसिंग लोन में जो गाइडलाइंस हैं, हम जब गाइडलाइंस देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक की या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो चाहे वो फ्लोटिंग के ऊपर है चाहे वो फिक्स्ड के ऊपर है, प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से आरबीआई की गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन दे आर लेविंग चार्जेस, वो चार्जेस लगा रहे हैं इधर, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा के वो चार्जेस लगा देते हैं। अब हम आते हैं कार लोन के ऊपर। कार लोन के ऊपर जब हम बात करते हैं, जनरली गाइडलाइंस तो वही है जो पहले है, क्योंकि वो रिटेल लोन्स के लिए गाइडलाइंस है जो मैंने बताई थी पहले, फ्लोटिंग और फिक्स चार्जेस की, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो बात बताई थी मैंने। लेकिन कार लोन के ऊपर अगर आपने 1 साल के पहले लोन रीपे कर रहे हो, सपोज करो आपने लोन आज लिया है और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 साल से पहले आप कर रहे हो, तो चार्जेस लगते हैं।
लेकिन गाइडलाइंस कई बैंकों की तो यही है कि इसके ऊपर भी चार्जेस नहीं है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे चार्जेस नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें चार्जेस लगाते हैं। ओके। अब मुझे ये बताइए आपके अपने अनुभव से कि ये चार्जेस लगाना कितना सही है। मैंने लोन लिया, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अब मैंने आपसे लोन लिया, अब मैं उसे चुका दे रही हूँ, फिर आप मुझसे चार्ज क्यों वसूल रहे हैं? ये कितना वाजिब लगता है चार्ज वसूलना? कि इसके पीछे जो फंडा है, जो इकोनॉमिक सेक्स के पीछे, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। इसको हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। जो मैं लोन दे रहा हूँ, मेरे को पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरे डिपॉजिट से आ रहा है। जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में डिपॉजिट को हम लायबिलिटी कहते हैं, और क्रेडिट को, जो हमने लोन लिया है, उसको एसेट्स कहते हैं। हमें एक इसका मैच बनाना पड़ता है कि मेरा जो डिपॉजिट है उसको तो मैंने रीपे करना है। सपोज करो मेरे को सेविंग का डिपॉजिट है, मेरे पास सेविंग तो मैं कभी भी वो निकाल सकता है। एफडी है तो एफडी के ऊपर टेन्योर में जाके 1 साल की एफडी है तो 1 साल के बाद वो निकाल सकता है। तो मेरे को भी तो फंड्स वैसे चाहिए ना। तो उसके लिए बैंक्स क्या कहते हैं, उसको एएलएम कहते हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। उसमें बकेट्स बनाते हैं। डिपॉजिट्स की बकेट्स भी बनती हैं, क्रेडिट की बकेट्स भी, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों की बकेट्स बनती है। उसके हिसाब से हमें मैनेज करना होता है फंड्स। अदरवाइज तो हमें फंड्स, अगर हमें शॉर्टेज आ जाएगी तो हमें मार्केट से फंड्स लेना पड़ेगा, दूसरे बैंकों से लेना पड़ेगा, कॉल मनी में जाके कॉल मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा अगर मिसमैनेज हो जाता है। इस मिसमैनेजमेंट ना हो, इसलिए बैंक्स जो हैं वो प्री पेमेंट के ऊपर चार्जेस लगाते हैं कि मेरी मिसमैनेज होगी। ठीक है। मैंने जो सोचा था कि ये तो मेरे को इस लोन में तो मेरे को ईएमआई आएगी, लेकिन वो पूरे का पूरा आ गया, मिसमैनेज हो गया यानी ना एक उनका तरह का। बजट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है उसको मैनेज करने के लिए। चार्जेस लगाते हैं। अच्छा, इसकी इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। तो इकोनॉमिक साइड ये है कि बैंक का बजट हिल जाता है। उन्होंने अनुमान लगाया था कि मुझे इतने समय तक जो है इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वैसा हुआ नहीं, एक बार में पेमेंट हो गया, तो वो बैलेंस करने के लिए चार्जेस लगाए जाते हैं। पर मैं पर्सनली सोचती हूँ इन चार्जेस को थोड़ा और रैशनल किया जा सकता है अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो। खैर, अब मैं ये समझना चाहूँगी कि आमतौर पर होम लोन 5 से 20 साल तक का होता है। अब जब हम देख रहे हैं आरबीआई जो है वो ब्याज दरों में बदलाव कर रहा है, तो अलग अलग बैंकों के ब्याज दरों में डिफरेंस है, 2 से 3% तक का भी अंतर आ जा रहा है। अगर बैंक ज़्यादा ब्याज ले रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे बैंक से बेहतर दूसरा बैंक है जो मुझे कम ब्याज पर दे रहा है, तो क्या होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन चुनना चाहिए किसी ग्राहक को? बिल्कुल। अगर आपको देखो, ऐसे है, जो आरबीआई ने गाइडेंस दी हुई है वो इसी पर्पज के लिए दी हुई है कि आपको, जो अगर सपोज करो आपका लोन 9% के ऊपर है और दूसरे बैंक्स जो हैं वो 7% लगाते हैं, और आपका जो लोन अमाउंट है, लेटर से 10 लाख रुपए है, 10 लाख के ऊपर भी 2% का डिफरेंस भी बहुत होता है एनुअल। तो आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको प्री पेमेंट चार्जेस, आपको इसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि जितना प्री पेमेंट, अगर पेमेंट चार्जेस बैंक लगा रहा है तो कितना चार्जेस लगेगा, और मेरे को जो अगर चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस देने के बाद मैं जब नए बैंक में जाऊंगा, नए बैंक में जाके कितना मैं इंटरेस्ट दूंगा, और पहले इंटरेस्ट से कितना मेरा डिफरेंस है, और प्री पेमेंट चार्जेस मैं दे रहा हूँ उसमें कितना डिफरेंस है। अगर मैं प्री पेमेंट चार्जेस और जो मेरा बेनिफिट मेरे को इंटरेस्ट से होगा वो ज़्यादा है प्री पेमेंट चार्जेस से, तो आई शुड गो अहेड विद द ओके। ट्रांसफर ऑफ होम लोन। तो चार्जेस का एक कैलकुलेशन करना होगा। और अगर इस तरह से लोन जब ट्रांसफर होता है बैंक ए टू बैंक बी में, तो क्या प्रोसेसिंग फीस मुझे फिर से देनी पड़ेगी उस नए बैंक को जहां पे मैं अपना लोन ट्रांसफर करने वाली हूँ? नहीं, जनरली बैंक्स इसमें क्या करते हैं, सपोज करो मैंने ए बैंक से लोन लिया हुआ है तो आई वांट टू गेट इट ट्रांसफर टू बी बैंक। बी बैंक मेरे को क्या कहता है कि मेरे को एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिला दो, उस अकाउंट की। वो उसको स्टडी कर लेता है कि मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री है इसमें ठीक है, मेरा केवाईसी देखेगा, मेरा आईटीआर देखेगा, मेरी क्रेडेंशियल्स देख लेगा, और सीधे का सीधा पैसा उधर ट्रांसफर कर देगा मेरे को, सैंक्शन करके बात खत्म हो जाती है। उसमें कुछ ज्यादा कुछ, ए बैंक जिससे हमने पहले लोन लिया था उसकी मेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। सर, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के भी जुड़े हुए हैं इन्हीं मुद्दों से जो हम बात कर रहे थे प्रीपेमेंट से, इसी आपके सामने मैं रखना चाहूंगी, आप उनकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। सुशील चावला का पहला सवाल आते हैं। 2 साल पहले एक निजी बैंक से 20 लाख रुपए का इन्होंने होम लोन लिया था।
ये बैंक नए ग्राहकों को करीब 7.50% यानी 7.5% पर लोन दे रहा है, जबकि इनका जो लोन चल रहा है वो 9.5% पर चल रहा है। तो बैंक ऐसा क्यों करते हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आप शायद होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के राइट कैंडिडेट भी होंगे, पर सिंह साहब से लेते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। सिंह साहब, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ये जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे होता है, इस क्वेश्चन को मैं दो तरह का जवाब दूंगा। एक तो आज की डेट में ही लेके कि आज की डेट में ही क्यों डिफरेंट बैंक का डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या एक बैंक हाउसिंग लोन के ऊपर ही मेरे को रेट और लगा रहा है, दूसरे को रेट और लगा रहा है। ये उसकी जो स्कोरिंग करता है बैंक, जो पहले तो स्कोरिंग करेगा, स्कोरिंग करके देखेगा, जिसको हम क्रेडिट स्कोरिंग करते हैं, क्रेडिट रेटिंग कहते हैं, वो करेगा। उसके बाद मेरा देखेगा मेरे लोन में रिस्क कितना है, रिस्क अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, जिसको अगर रिस्क कम है तो रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग करके करेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो कम लगेगा, रिस्क कम है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। नंबर दो, जो आपने एग्जांपल दी भी, 3 साल पहले लोन लिया था, 9.5% रेट था और आज 7.5% रेट है। उस समय 3 साल पहले आपका देखो ना भी रेपो भी क्या था, आरबीआई का रेपो क्या था, रेपो क्या था, उसके हिसाब से उन्होंने लोन लिया है। अगर रेपो नीचे आ गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आए हैं। पोस्ट कोविड पीरियड में जब कोविड हुआ तो रेपो केम डाउन, रेपो जो नीचे आया था 2.4 बेसिस पॉइंट्स, परसेंटेज बेसिस पॉइंट नीचे आया। 2.4 परसेंटेज बेसिस पॉइंट नीचे आने से तकरीबन 2.25%, 2% का जो ब्याज की दर थी वो भी नीचे आई। उसकी वजह से आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 3 साल पहले के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटर लग रहा है। ऑफ लेट अभी पिछले कुछ महीनों से जब इंडिया में इन्फ्लेशन, वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ा है, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब दोबारा ऊपर जाने शुरू हुए हैं। ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर ये था कि उस समय रेपो रेट जो था वो ऊंचा था, तो बैंक्स का जो लैंडिंग रेट उसके साथ लिंक हुआ था, इसलिए 9.5% था। आज रेपो रेट कम हो गया है, कोविड में रिलीफ देने से लिक्विडिटी ईज की थी, इसको हम क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं इकोनॉमिक्स में, वो की थी, और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए थे, क्रेडिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ था। उसकी वजह से आज जो लैंडिंग रेट है वो कम है। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहा, जैसे आज की डेट में भी 7% रेट ऑफ इन्फ्लेशन का रेट आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी थोड़े से और ऊपर जा सकते हैं। राइट, तो ये अब बढ़ने का सिलसिला तो आरबीआई ने शुरू कर ही दिया है, वो खत्म हो गया है वो दौर जब आपको सस्ते ब्याज दर पे मिल रहा था। आप चाहें तो लोन बैलेंस ट्रांसफर के ऑप्शन को तलाश सकते हैं किसी और बैंक से बात करके। आप कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा उन चार्जेस का, जैसे कि अभी सिंह साहब बता रहे थे। सुमित चौहान का सवाल रखते हैं। 2 साल पहले घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। इसके लिए मैं सभी मानकों को पूरा करता हूं, फिर भी मुझे सब्सिडी का लाभ नहीं मिला है, क्या मुझे करना चाहिए अब? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, सॉरी, इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं बेसिकली। एक तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण, यानी कि जो ग्रामीण एरिया में चलती है। दूसरी होती है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन, जो सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में चलती है। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है। इसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, 4 तरह के लोन मिलते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लोन है डिफरेंट। एक तो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर के लिए, दूसरा है लो इनकम ग्रुप के लिए, तीसरा है MIG जो मिड इनकम ग्रुप के लिए। इस मिड इनकम ग्रुप के लिए भी 2 तरह के लोन हैं। तो इसमें जो हाउस होल्ड की एनुअल इनकम है वो पहले में इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर में 3 लाख तक की है, दूसरे में जो LIG ग्रुप कहते हैं जिसको हम, वो 3 लाख से लेके 6 लाख की है, और जो MIG 1 है उसमें 6 लाख से 12 लाख की है, और MIG 2 है जो उसमें 12 लाख से 18 लाख की है। और इसमें सबसे बड़ी कंडीशन और है कि आप एलिजिबल तब होते हैं, लेकिन पहले तो वो इनकम का क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास मीन्स आपके फैमिली के पास कोई पक्का हाउस होल्ड नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है कहीं भी इंडिया में। ये नहीं कि आप यहाँ रह रहे हो लेकिन आपका
सपोज करो माइग्रेट करके आए हुए हो आप लुधियाना में रह रहे हो या जलंधर में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो और आप बिहार को बिलोंग करते हो, बिहार में आपका मकान है, आप कहते हो कि मेरा मकान दिल्ली में नहीं है, नहीं। स्कीम ओके। गाइडलाइंस ये कहती है कि आपका ऑल इंडिया में कोई भी पक्का मकान नहीं है, पक्का। कच्चा मकान हो सकता है जिसमें 1 या 2 कमरे बने हैं, वो भी एलिजिबल है जिसका कच्चा मकान है। अगर आप इन कंडीशंस को पूरा करते हो, आपने लोन ले लिया है, तो आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो सकता है गलती में आपको नहीं पता लगा कि आप एलिजिबल थे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के लिए, लेकिन आपने उसको रेगुलर लोन्स में ले लिया, आपको इंटरेस्ट का जो सब्सिडी है वो नहीं मिलेगी, वो सब्सिडी का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप उसमें अगर ट्रांसफर करना चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिफाई करती है। उस नोटिफाइड पीरियड में आप बैंक को लिख के दो, जिस बैंक से भी लोन लिया हुआ है उसको लिख के राइटिंग में लिख के दो कि ये मेरे, आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दो कि ये मैं इसलिए एलिजिबल हूँ, तो मेरा लोन जो है जो हाउसिंग लोन में लिया हुआ है उसको ट्रांसफर किया जाए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत। तो एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है चौहान साहब। एलिजिबिलिटी चेक कीजिए और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि बैंक असेस करके आपको फिर इसकी सुविधा बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच। जी सिंह साहब, आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में, ये 6.5% से लेकर 3%, 3% से लेकर 6.5% तक है। अगर आपने 3 लाख का लोन लिया हुआ है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्टर में आते हो, तो आपको 6.5% की सब्सिडी है। अगर LIG का भी लोन लिया हुआ है, यानी कि आप 6 लाख से तक की इनकम रखते हो, तब भी आपको 6.5% का लोन सब्सिडी है आपकी। अगर आप MIG 1 में लोन लिया है तो आपको 4% की सब्सिडी है। अगर MIG 2 में आपने लोन लिया तो 3% की सब्सिडी है। इसमें डेवलप का यूनिट जो है, जो आपने घर बनाना है, उसकी भी लिमिट है। फर्स्ट में 30 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए, स्क्वायर मीटर का, 30 स्क्वायर मीटर तो का। ये एलिजिबिलिटीज जो है इनको एक बार चेक करना होगा और उसके बाद ही फायदा मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद सिंह साहब, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, थैंक यू।